देश में धार्मिक जनगणना पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। ताजा विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख पर शुरू हुआ। इस लेख में दावा किया गया है कि देश में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। संघ ने इसके साथ ही मुस्लिमों की आबादी से बढ़ रहे खतरे से भी आगाह किया। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डेस्टिनी शीर्षक से लिखे लेख में संघ ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में घुसपैठ से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। लोकतंत्र में संख्या प्रतिनिधित्व के संबंध में महत्वपूर्ण होती है। जनसांख्यिकी असंतुलन को लेकर हमें आर्थिक सतर्क रहना चाहिए। जब राजनीतिक भाग्य का फैसला धार्मिक दृष्टिकोण से होने लगे, सजगता जरूरी। राहुल गांधी जैसे राजनेता समय समय पर हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। ममता बनर्जी इस्लामी के अत्याचारियों के समर्थन में खुला मुस्लिम कार्ड खेल सकती है। द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस कर सकती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब संघ ने देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर चिंता व्यक्त की हो। इससे पहले संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार 5 जन्य में भी ऐसा ही कहा गया था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट का हवाला देकर संघ ने कहा था कि 1951 से लेकर अब तक मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ी। 1951 से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी में 8% की कमी दर्ज की गई। 1951 में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 84% थी, जो घटकर 2015 में 78% हो गई। 1951 में देश में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 में 14.09% हो गई। इसके साथ ही पिछले साल संसद में टीएमसी सांसद माला राय के प्रश्न के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया था कि 2023 में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 19 करोड़ 75 लाख हो जाएगी। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब जनगणना नहीं हुई तो आरएसएस को मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के बारे में पता कैसे चल गया। इस मामले को लेकर सामने आए दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर के इस आर्टिकल को संघ और बीजेपी का नफरती एजेंडा करार दे दिया। संघ के लेख पर सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाया तो बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए उसी अंदाज पर पलटवार भी किया। बात ये, इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कराती? अब उनकी विचारधारा ही पूरी तरह से आउट ऑफ ट्रैक है। पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की बातें करके वो सुर्खियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान करते हैं। इस प्रकार की बरगलाने की नीति पर वो काम जरूर करते हैं, लेकिन इससे उनका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने की नीयत से वो बयान जरूर देते हैं, लेकिन नुकसान कांग्रेस का होता है। देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का मसला तब उठा है जब लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले राज्यों में भाजपा की सीटें घटी। संसद में हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई। कहा जाता है कि संघ क्या चाहता है, ये उसके नेताओं के बयान और लेख में दिखता है। मोदी 3.0 में बीजेपी की सीट घटने के बाद संघ और बीजेपी में तल्खी की खबरें हाल ही में आई थी। देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बहस चल रही है। माना जा रहा था कि मोदी 3.0 में सरकार इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। संघ के इस आर्टिकल को जानकार इसी से जोड़कर देख रहे हैं। इनका मानना है कि संघ ये बताने की कोशिश में है कि देश में बढ़ती आबादी और जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ना देश के लिए कितना घातक है और इसके लिए कौन से कदम उठाने जरूरी है। देखना यह है कि देश में सियासत इस पर कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संघ, सेंसस और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। संघ को अचानक क्यों हुई मुस्लिम आबादी बढ़ने की चिंता? क्या सचमुच बिगड़ रही है देश की डेमोग्राफी? क्या मुस्लिम वोटों की एकजुटता से घटी भारतीय जनता पार्टी की सीटें? क्या तैयार की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की पृष्ठभूमि? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
तो जिस प्रकार से यह सवाल संघ ने अपने पत्रिका में, अपनी मैगजीन ऑर्गेनाइजर में उठाया है कि क्या जो मुस्लिमों की बढ़ती आबादी है वो चिंता का विषय नहीं है। एक आर्टिकल डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डेस्टिनी, कि डेमोग्राफी से डेमोक्रेसी किस तरह से प्रभावित होती है और उसकी नियति क्या होती है, और तमाम ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जो यह बता रहे हैं कि देश में मुस्लिम आबादी जिस अनुपात में बढ़ी है उसी अनुपात में हिंदू आबादी घटी है और यह चिंता का विषय है। वहीं कांग्रेस ये कह रही कि 2011 से जब जनगणना ही नहीं हुई, 2021 के आंकड़े सार्वजनिक करें, हर 10 साल में जनगणना का प्रावधान है, तो एक जनगणना करा के स्पष्ट आंकड़े प्रस्तुत करें। वो सिर्फ नफरत की राजनीति पर काम करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति की बात करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब बात मुस्लिमों की आती है तो सबसे पहली पैरोकारी जो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी द्वारा की जाती है वही की गई, और उसी पैरोकारी का प्रतिकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको मुस्लिमों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, वो बहुसंख्यक विरोधी हैं, और तमाम तरह की जो बातें कांग्रेस के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए की जाती हैं उनको लेकर राजनीति गर्म है। लेकिन वाकई में क्या ये सवाल जो ऑर्गेनाइजर में उठाया गया है वो सही है? और अगर सवाल सही है तो सरकार को जनगणना करानी चाहिए या फिर इन आंकड़ों की आड़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहती। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अमित जी, संघ की चिंता है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और बढ़ती आबादी से उन्होंने खतरे को भी आगाह किया है। ऐसे जो भी देश जिनमें अशांति है, अराजकता है, अगर आप देखें तो अधिकांश देश वो हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, इसलिए इस बात को बल मिल जाता है। हालांकि सभी वैसे नहीं होते, लेकिन जितनी भी जगह आप ये देखें वहाँ अधिकतर मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा है उन जगहों पर एक आध कुछ अच्छे देशों को छोड़ दें जिन्होंने इन चीज़ों को व्यवस्थित किया हुआ है तो हालात ख़राब हो जाते। तो इसके लिए संघ ने चिंता जताई है कि ये जो डेमोग्राफी बदल रही है ये डेमोक्रेसी के लिए भी घातक है और उसकी डेस्टिनी बदल रही है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, हम और कट्टर मुस्लिम देशों की तुलना भारत से करें, मैं समझता हूं कि ये चाहे आरएसएस करे तो मुझे उसके विवेक पर चिंता होती है। हमारा लोकतंत्र है और भारत एक अनमोल देश है जो उसकी लोकतंत्र की खूबसूरती के कारण ही शायद आज पुतिन जो है एक रूस का सर्वश्रेष्ठ सम्मान आदरणीय मेरे देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और कई जगह भारत की जो मोदी जी की वाहवाही होती है नरेंद्र मोदी जी की नहीं होती, वो प्रतिनिधित्व तो भारत का करते हैं, वो भारत की लोकतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता, भारत की खूबसूरती की उनको जो लाभ और प्रशंसा मिलती है वही हकदार प्रत्येक भारत का नागरिक है कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है। अब बात आती है कि ये प्रश्न पैदा होते हैं तो निसंदेह कि अभी हाल ही में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं तो इंतजार जनता को हो रहा था कि किस तरीके से तुष्टीकरण पर राजनीति, दूसरे दल पर आरोप लगाने वाले ये स्वयं जब तुष्टीकरण की बात करते हैं तो वो कब इस तरह से समाचार पत्र जाहिर हों और इन समाचार पत्रों पर चर्चा हो। मैं कहना चाहता हूं कि शायद अगर आरएसएस के समाचार पत्रों में ये छपता कि आज नीट, नेट और तमाम एग्जाम देने वाले जो देश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या तमाम राज्यों में, जो करोड़ों हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, करोड़ों हिंदू बच्चों की माएं रो रही थीं, करोड़ों हिंदू बच्चे अपने भविष्य के साथ चिंता कर रहे थे और जिसकी प्रज्वलिता, उज्ज्वलता सड़क पर दिखाई दी, निराशा दिखाई दी, आंदोलन दिखाई दिए, इस हिंदू बच्चों की चिंता की बात आरएसएस के उस सम्मुख पत्र में क्यों नहीं आती? मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय मेरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और देश के प्रधानमंत्री 2023 में मिस्र
में अल हकीम मस्जिद का दौरा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री 2018 में सिंगापुर की मस्जिद चुलिया का दौरा करते हैं। 2018 में इंडोनेशिया की ग्रैंड इस्तिक्लाल लाल मस्जिद का दौरा करते हैं। 2018 में मस्कट की सुल्तान कबूस ग्रेट मस्जिद का दौरा करते हैं। 2015 में यूएई की शेख जायद ग्रेट मस्जिद का दौरा करते हैं और भारत में आके आरएसएस को कहते हैं कि आप विष फैलाइए। ये मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम एक तरफ भारत का दौरा करते हैं तो क्यों आप इन मस्जिदों में जा रहे हैं, क्यों भारत में आकर भारत के हिंदू और मुसलमान को तोड़ने और बिखेरने की बात करते हो, भारत को आगे बढ़ाने की बात कब करोगे। और इस तरीके से जब निराशा होती है कि एक उनकी पार्टी का हाल ही में सांसद जो सोशल मीडिया, आखिरी बात, सोशल मीडिया पे शांतनु कुमार जी का जो जारी हो रहा है, जो लिख रहे हैं कि ये गाय का मांस जो है यहां से निकाल दिया जाए और वो पार्लियामेंट के अपने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर कर ये कह रहे हैं सरकार के प्रतिनिधि होके कि इस मांस को, गाय को बांग्लादेश भेज दिया जाए। ये स्थितियां पैदा होती हैं तो ये बातें क्यों नहीं आरएसएस और तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान, इन लोग अपने समाचार पत्रों में छापते। मैं कट्टर मुसलमान के भी विरोधी हूं और कट्टरता के विरोधी हूं। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा वो शायद भारत का विरोधी होगा। वाणी जी, देखिए ये संघ का मुखपत्र है, मैगजीन है ऑर्गेनाइजर वीकली, उसमें ये दावा किया गया है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और जो टाइटल था आर्टिकल का वो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डेस्टिनी, कि कैसे अगर डेमोग्राफी बदलती है तो डेमोक्रेसी बदल जाती है और डेस्टिनी बदल जाती है। और कई यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी तक बाकी है हिंदुस्तान हमारा। तो ये डेस्टिनी बदली हैं। जब डेमोग्राफी बदली हैं तो डेमोक्रेसी भी बदली और डेस्टिनी बदली है। लेकिन इस चिंता पर प्रमाणित आंकड़ों की बात कर रही है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ नफरत की राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है, अब नया शिगुफा खोज लाएं। सबसे पहले तो आईएनडी के दर्शकों को मेरी नमस्कार, और इस पैनल डिस्कशन में सुरेश जी, भाई साहब, अमित शर्मा जी और आप नवीन जी को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, सामाजिक योगदान में एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ावा देने वाली संस्था है जो पुनीत जीवन का नींव रखती है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक उसका मकसद नहीं है। जो राजनीतिक विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अभी अमित जी ने, बहुत अच्छा हुआ कि मेरा काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया। उन्होंने गिनवाया कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के एक ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं जिनको पूरे मिस्र के देशों से, इजिप्ट हो, पैलेस्तीन हो, यूएई हो, ऐसे कितने देश, और आज यूएसएसआर भी, रशिया भी, वहां से सम्मान, सबसे उच्च स्तर का सम्मान मिला है। तो कभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी और उनके जितने मंत्रिमंडल में हैं मंत्रीगण, उन्होंने कहीं भेदभाव मुसलमानों से या कोई अल्पसंख्यकों से नहीं किया है। जो भी हमारे राष्ट्र में जो नीतियां हैं, जो हम पब्लिक वेलफेयर के लिए जो लॉन्च करते हैं, जो कार्यक्रम, एक उदाहरण देती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो क्या हम गिनते हैं कि कितने मुस्लिम, कितने राजपूत, कितने हिंदू, कितने, हम ये बिल्कुल नहीं करते। पर कि मैं आपके ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, राजस्थान का उदाहरण देती हूँ, वहां पर ओबीसी आरक्षण कांग्रेस सरकार ने ओबीसी की काट के 14 मुसलमान समूह को दी थी। तो क्या ये उचित है? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति ये नहीं है कि बिना भेदभाव के आप सबको, सबके द्वार तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आप दें। हाँ, वो उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और अब ये जो बात कर रहे हैं कि ये बयानबाजी, तो मैं और भी एक चीज याद दिला देती हूँ जिसमें आप सहमत होंगे कि दिग्विजय सिंह का पॉलिटिकल कैरियर द एंड हो गया है। कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना है। वो इसलिए ये इलेक्शन में कूदे थे क्योंकि उनको अपने बेटे को संरक्षण देना था, एक पॉलिटिकल माइलेज देनी थी।
जो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। आगे मौका नहीं है, आगे कोई सीन नहीं है कि इनके बेटे को भी 5 साल के बाद समझ में आएगा क्या होता है। तो यहाँ सुर्खियों में रहना है, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलना है, टिप्पणियां देनी है। और रही बात राहुल गांधी की, तो अभी लोकसभा में कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है, भरी सदन में कहा है, आपने भी मीडिया चैनलों के द्वारा देखा है, हिंदू हिंसक है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। देश भर में जगह जगह ये इसके अनेकों उदाहरण है। एक ये नीट घोटाले की अभी भाई साहब ने बात की, तो आज शायद उन्होंने समाचार देखा नहीं है। 4 जन को जो सीबीआई ने पकड़ा है, और ये सारा ओएसएस स्कूल जो है झारखंड में, वहां केंद्र हुआ है, और 2 ओएसडी मिला है लालू प्रसाद यादव जी के यशस्वी पुत्र के, एक मिला है अखिलेश यादव से संबंधित व्यक्ति। तो मेरे से आप प्लीज, मैं उस पर और भी विस्तार से बता दूंगी, आपके इंडिया अलायंस के ही पार्टनर से हूँ जी, और उसका पर्दाफाश हुआ है। जी जी, तो आप लोग क्या करना और क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सुरेश जी, जो ये ऑर्गेनाइजर वीकली में जो आर्टिकल आया है, डेमोक्रेसी और डेस्टिनी, उसमें बताया गया है कि 1951 से लेकर अभी तक की जो मुस्लिम आबादी है उसमें करीब करीब 43% की बढ़ोतरी हुई है, और वहीं उसी अनुपात में अगर हिंदुओं की बात करें तो 8% की या 8% की कमी हुई है। हालांकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, तो दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं, और ये सिर्फ नफरत की और जहर की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राजनीतिक टिप्पणियों पर तो आप और हम दोनों ही ऐसे हैं कि जो नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो राजनीतिक हितों के लिए टिप्पणियां की जाती हैं। जनता भी समझती है कि दिग्विजय सिंह जी क्यों बोलते हैं। लेकिन यदि हम आजादी के समय से आज तक के कुछ बातों को देखें तो हमारी सब बातें समझ में आ जाती हैं। यदि आजादी के समय अहिंसा वाले महात्मा गांधी जी भारत में होने वाले अपने जो क्रांतिकारियों के आंदोलन थे या उनके द्वारा जो गतिविधियां थी उनको हिंसा बताते थे, लेकिन जलियांवाला बाग के गोलीकांड को उन्होंने हिंसा नहीं माना। भारत के को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जो है 52-53 करोड़ रुपए दीजिए क्योंकि वहां जो है बड़ी हिंसा हुई है, लेकिन जो भारत के लोगों को काट करके गाड़ियों में भर के भेजा गया उस पर उनकी कोई मत नहीं था। तो ये जो मुस्लिम पक्ष को लेने की बात, मैं तुष्टिकरण नहीं बोलूंगा, मुस्लिम पक्ष के की हिमायती होने का जो काम है वो तो गांधी जी के समय शुरू हो गया था, नेहरू जी के समय हो गया था। बाद में जब ये कहेंगे मनमोहन जी कि परासंपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का बनता है, 7 बार देश का विभाजन करा दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ, फिर आप संपत्ति का हिस्सा आप दे रहे हैं, फिर आपने वक्फ कानून बनाया, वक्फ कानून के अंतर्गत आपने 2011 में जो है फिर संशोधन कर दिया 13-14 में कि यदि वक्फ के लोग कह देंगे तो वो संपत्ति उन्हीं की हो जाएगी। तो ये जिस तरीके का खेला हुआ है उसी खेला के अंतर्गत ये सारी बातें हो रही हैं। एक पक्ष तो ये दिग्विजय सिंह जी की बात हो गई। दूसरा जो है ऑर्गेनाइजर के अंदर जो आर्टिकल छपा है, तो ऑर्गेनाइजर जो है एक समाचार पत्रिका है, पंचजन्य हिंदी संस्करण है, ऑर्गेनाइजर जो है ये है। तो हम दोनों के संपादकों को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। आर्टिकल्स जो आते हैं वो संघ के मुख्यालय से अप्रूव होकर के आते होंगे, ऐसी कल्पना हमको नहीं करना चाहिए। वहां वो समाचार पत्र में या मैगजीन्स में जो चीजें आती हैं वो निश्चित रूप से स्थानीय संपादक की तरफ से अप्रूवल होती हैं, संघ के मुख्यालय से अप्रूव नहीं होती, एक बात तो। लेकिन इस सारे मामले की, इस आर्टिकल की जो महत्ता है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब हम जब लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हैं तब हमारी बात ये समझ में आती है, यदि आर्टिकल की समीक्षा करते हैं तब, राजनीतिक समीक्षा नहीं है ये। आप बहुत अच्छे से देखिए कि पिछले 3 चुनाव में, 2 विधानसभा के चुनाव, 1 लोकसभा का चुनाव, उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहकर मतदान हुआ है, यदि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को जिताने के लिए वोट दे, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वोट दे या ममता बनर्जी की टीएमसी को जिताने के लिए वोट दे तो किसी को आपत्ति नहीं है। पूरे देश भर में ये मुहिम चलाई गई मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि हम भाजपा को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। आप हराने के लिए वोट दे रहे हो, इसका मतलब ये है आप जिताने के लिए वोट दीजिए। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जिताने के लिए वोट देने की बात कहिए,
ममता बनर्जी को जिताने की बात कही है। कर्नाटक में आप जेडीएस के 5% वोट जो है कांग्रेस को शिफ्ट करके और वहां सरकार बनवा रहे हैं, और फिर दावा से दम्भ भर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन मतदान के माध्यम से समझ में आई है कि 32 सीटें घटा दी 272 होने से, वो पॉपुलेशन जो है जिस एंगल से जा रही है, जिस दिशा में जा रही है, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। भाजपा को हरा दीजिए, भाजपा को चुनाव में आप मत आने दीजिए सरकार, ये आप लोकतांत्रिक तरीके से तय करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम जो है हम जीतने नहीं देंगे, यानी कि आज जो है देश के विभाजन जैसी सत्ता अब नहीं होने वाली। अब क्या है, केवल राज्यों की सत्ता पर आधिपत्य जमा करके और केंद्र की सरकार पर आधिपत्य जमा करके जो तरीके अपनाए जाएंगे, वो जो है देश का विभाजन होगा। हमने देश के विभाजन को देखा है, समझा है, पढ़ा है, लेकिन आज जिस तरीके का जो वातावरण चल रहा है, क्या कभी दिग्विजय सिंह जी या अन्य नेताओं को, मैं तो उनको भी मानता हूं सभी को ही, क्या उनने कभी ये कहा है कि जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर मुस्लिम समुदाय के स्कॉलर्स बैठ करके बात करते हैं, क्या वो जायज है? जहां तक समीकरण संतुलन, धार्मिक संतुलन बिगड़ने की बात है, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। आप पूर्वोत्तर में देख लीजिए, वहां ईसाई समुदाय ज्यादा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप हरियाणा के नूह और मेहब देख लीजिए, वहां क्या हो रहा है। तो जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, वहां यदि गंगा जमुनी तहजीब की बात आने लग जाए, उनकी तरफ से आने लग जाए, क्योंकि गंगा भी हिंदुओं की है, जमुना भी हिंदुओं की है, उनका क्या है, वो तो उपयोग करते हैं केवल। वो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यदि भाईचारा और तालमेल की बात होती है तो बहुत सुंदर है। यही तो देश की, जो अमित कह रहे थे, जी अब प्रतिक्रिया लेता हूं, खूबसूरती है, प्रतिक्रिया यही तो देश की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती का एक तरफा जो संस्करण तो ठीक नहीं ना। कांग्रेस खूबसूरती के एक तरफा संस्करण पर जाती है। संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो वाणी जी की उत्तर का जवाब दूं। उन्होंने राजस्थान की तो घटना पता थी, लेकिन वो भूल गई मेरी विद्वान बहन कि जब हाल ही में अभी जो केंद्र में सरकार बनाई है, जो आपने बैसाखी की दम पर, और वो बैसाखी का एक हिस्सा चंद्रबाबू नायडू जरा आंध्र प्रदेश में चले जाइए, उनके मैनिफेस्टो में पहले दिन से है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां बनेगी तो वहां पर आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। इस बात पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलता है। मुझे चिंता और दुख जब होता है जब विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इस बात को नहीं कहते कि राहुल गांधी की बात को कह रहे हैं कि जिसका झूठा प्रचार करा जा रहा है कि हिंदुओं का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे रूप में जो आप यहां बैठे हो, जो हिंदुओं की रक्षा करने की बात कहते हो, मेरे शंकराचार्य जी ने बयान दिया है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बीणा जी उसको पढ़ लें। दूसरी बात, इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी जो कहते हैं छाती ठोक कर के मैं गाय खाता हूं असम के, वो गाय खाने के बाद वो हिंदुओं की शिक्षा हमें देंगे और हम स्वीकार करेंगे बैठ के कि हाँ भैया ये ठीक कह रहे हैं। ये तय करना पड़ेगा इनको अपना और तेरे में कि ये हिंदू किसे मान रहे हैं, या हिंदू विरोधी किसे मान रहे हैं, या सनातन किसे मान रहे हैं, या भारत विरोधी किसे मान रहे हैं। झूठ के प्रचार पर राजनीति करने वाले, और राहुल गांधी खत्म नहीं हुए। बीणा जी, देश में मोदी जी को हिटलर शाही सत्ता चलाने के नाम पर असली चेहरा दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 400 पार की बात करती थी। और आखिरी बात, और दूसरी जो बैसाखी आपकी नीतीश कुमार है, जरा उनकी मुसलमानों की टोपी और जरा गमछा देख लें, जिनके साथ आज मोदी जी और आप सब गले मिलके पार्टियां मना रहे हैं संसद में, जो आज गले मिलके गलबैया कर रहे हैं, जरा दोनों के चरित्र देख लें। और दूसरी बात, आपका चरित्र भारतीय जनता पार्टी का तो देखा हुआ है, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बना सकते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके आप चैनलों पर देश का नौजवान, देश की जनता समझ चुकी है कि हिंदुओं के नाम पर आप राजनीति मत करिए, अब विकास के नाम पर राजनीति। अंतिम प्रतिक्रिया वाणी जी, राजनीति आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा वाणी जी। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं अमित जी, क्या है कई बार हम भूल भी जाते हैं, कांग्रेस अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, जितने भी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव का खानदान हो, जो भी है, ममता दीदी है, सबके ऊपर कानूनी कुछ ना कुछ बड़े केस की कार्रवाई चल रही है। और वो आज से नहीं है, 1997 से है, कांग्रेस के समय से है, कांग्रेस कार्यकाल से है, और छोटी मोटी बातें नहीं है। चारा घोटाला, वेस्टलैंड घोटाला, बहुत सारी। तो बैसाखी याद दिलाना चाह रहा हूं ऐसी है कि वो सारी
फेविकॉल का जोड़ अरे नहीं जरा है। शारदा घोटाले पे महाराष्ट्र आ जाइए, गठबंधन का जोड़ है। जरा महाराष्ट्र आ और अब जाइए मैं आप। पूछती हूँ, अजीत पवार जी का राहुल घोटाला गांधी जरा जो गिना देती, कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़े की किताब मध्य लेकर प्रदेश का ऐसे व्यापक घोटाला घुमाते गिना फिरते हैं, देती, तो जो उनको वॉशिंग पता है मशीन में उसमें निकल कितने कर पन्ने साफ हैं हो और गए, कौन से आपके पन्ने साथ में क्या सत्ता में लिखा हुआ जाने है। से। सुन ली। राहुल गांधी ने ये नहीं ध्यान दिया, वो देश ने भूल गए। मोहर लगा आप दी याद राहुल दिला गांधी दीजिएगा पर, अमित अब जी, आपकी जरूरत 90 नहीं बार है। गांधी देश ने परिवार मोहर को लगा श्रेय दी जाता है कि राहुल गांधी संविधान नेता का है, संशोधन करने में, मसीहा है और गरीबों संशोधन का। भी क्यों आप किया, सत्ता तो के उनके लोभी नाना हैं। जी ने ये सबसे देश की पहले मोहर किया लगा दी है था, मेरी बहन। जर्नलिस्ट अब ये का हिंदुओं गला की दबाने के ठेकेदारी लिए। बंद करिए। रुक जाइए, उन्होंने क्यों किया था? इमरजेंसी के लिए उन्होंने क्यों एक- किया एक- था? किरण रिजिजू वेल्थ जी का तो टैक्स बयान हटाने दे के दीजिए। सुन ली। लिए उन्होंने गाय क्यों खाते किया हैं। था? बीफ खाते हैं, देश बीफ। की सुरक्षा के आड़े आने के लिए। बीफ खाते मैं हैं आपको किरण कितने रिजिजू उदाहरण जी दे की दूं? केंद्रीय मंत्री। और आप अब दोगली बात मत करिए। आज जो नीट का खुलासा हुआ है, सीबीआई ने जो दिया है उत्तर, तो उसमें स्पष्ट हो गया है कहां स्पष्ट है कि धर्मेंद्र उत्तर कौन प्रदेश है में आरोपी। पेपर लीक उसमें हुआ भी है। अखिलेश योगी यादव सरकार, और लालू योगी- यादव का योगी- परिवार सरकार- जुड़ा हुआ अंतिम है। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आप दोषी हो। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। जो लोकसभा का चुनाव जी। पूरा का पूरा झूठ की तथ्यों के आधार पर हुआ है, ठीक जी। इसी प्रकार से मैं अपेक्षा नहीं करता था कि अमित जी ये कहें कि मैंने राहुल गांधी के बारे में बोला है। नहीं, अब अमित जी ने तो कह दिया कि देश की इसलिए जनता आप- ने मोहर लगा दी है और असत्य- राहुल गांधी मसीहा है गरीबों का। असत्य नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन मैंने राहुल गांधी ने कोई क्या बोला है और वो शंकराचार्य जी की मसीहा आप बात कर गरीबी रहे के हैं। मारों का है। स्वरूपानंद जी जिंदगी भर कांग्रेस के रहे, ये तो कांग्रेस से ज्यादा आगे बढ़ गए। तो ये राहुल गांधी जी गरीबों मुक्तेश्वरानंद जी महाराज तो तो राहुल- अयोध्या के शंकराचार्य और अयोध्या की महर्षि कौन है, ये तो सबको पता है। यदि कौन से मंडलेश्वर के हैं? यदि इतराना है तो बिल्कुल इतराइए। यदि 3 बार में 99 पहुंचे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया, अरे तो इस भैया, टाइप की मैं कल्पना क्यों आप करते कई हैं बार आप आप लोग? कह मेरे को तो चुके समझ में ही मुझे नहीं ऐसा आता। लगता है कई बार माफी के साथ के भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दर्द कभी कभी आपको हो जाता है। मैं 100 लोग जो कांग्रेस के चलिए लोग अंतिम करते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया, ये 100 अंतिम कांग्रेस के प्रतिक्रिया, लोग अरे करते अंतिम हैं। प्रतिक्रिया तो वो दे। 240 लाते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया तो कर। अंतिम हिंदुओं की अंतिम ठेकेदारी अरे बीजेपी सर, पे नहीं रही। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा मेरा नहीं समाप्त है करनी ये। है। बहुत लोगों मेरी की बात तो राहुल गांधी पर मान ली जनता मान ने- ली मान ली, मोहर लग गई, मान तो लीजिए। आप अपने मुंह पे मोहर लगा। कारने ले आए और मोहर लग गई। जी जी। मेरे दो दर्द का जो उल्लेख अरे अभी 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 अपने खाते अभी अभी खाते बीफ। मान लीजिए, सुन तो लीजिए, लास्ट प्रतिक्रिया खत्म करिए। जी जी आपको चर्चा। तो ब्राह्मण हो, आपके मुंह से तो ये शब्द ही नहीं निकलना अरे चाहिए। मैं राजनीति जी के को लिए बता रहा हूं, बड़े ऐसे चिंतित शब्द और मेरी- दुखी मन क्या से है? मेरी कह बात रहा हूं, तो सुरेश अंकल। मेरी बात वीणा तो नहीं हूँ। ये बात तो आपको सार्वजनिक बोलना ही नहीं चाहिए मैं भाई। साथ आपने में जिस स्कूल में जन्म भारतीय लिया जनता वो जनता आपका पार्टी नाम को ही नहीं बता रहा लेना हूं बड़े चाहिए। क्यों दुखी ले रहे मन हैं? से। सुन कि ले किरण जी रहने। क्या अरे था? अमित जी, चर्चा लास्ट प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करने दीजिए बिना किसी व्यवधान के, प्लीज। जी सुरेश जी। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस देश में 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक संतुलन बनना चाहिए, जातिगत संतुलन बनना चाहिए, और जो धार्मिक आधार पर जो विषमता बनती जा रही है इसको रोकना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूं, मैं कई बातों में सहमति व्यक्त करता बिल्कुल हूं, सही वो कहा। ये है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जिस तरह से राजनीतिक दल दूरी बना रहे हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि दोनों को इकट्ठा करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, वो उचित रहेगा, वो बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। सही। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो समरसता का मतलब है ऊंच नीच खत्म करना, जाति भेद खत्म करना। जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पाट दी जाएगी, और इंसानों को जो अछूत कहे वो जुबां काट दी जाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी। आज़ादी के बाद वैसी सुबह की अभी तक बेसब्री से प्रतीक्षा है, लेकिन आई नहीं है। राहुल जी को कांग्रेस ने गरीबों का मसीहा घोषित कर दिया है, तो जब तक गरीबी रहेगी वो मसीहा रहेंगे। मुझे लगता है उन्हें मोहब्बत का मसीहा होना चाहिए, गरीब अमीर से कोई फ़र्क नहीं। हालांकि मोहब्बत की भी वो दावेदारी करते हैं, तो वो मसीहा मोहब्बत के मारों का है और वोट का नाम लेकर चले आएंगे, ऐसे चलेगा नहीं। बात तो करनी पड़ेगी देश की। इंडिया एजेंडा में इतनी आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।